गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? कैसी तैयारी चल रही है? आई होप आप जुटे हुए होंगे और इसी तरह जुटे रहोगे तो आपका टेस्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। और आगे हम करेंगे कि पहले हमने किया था प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन जो समय की जो आर्य भाषाएं थी उसमें क्या किया था? सबसे पहले क्या थी? वैदिक संस्कृत, फिर उससे बाद में संस्कृत, लौकिक संस्कृत जिसको हम कहते हैं, ये तो थी प्राचीन आर्य भाषाएं। फिर थी मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करते हैं। उसमें कौन कौन सी भाषाएं की थी हमने? पाली भाषा, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद जो भाषा आई थी, अपभ्रंश से परिवर्तित भाषा थी अवहट, अवहट के बाद पुरानी हिंदी। तो इस तरह से हम मध्यकालीन भाषाओं के बाद अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की आज हम बात करेंगे। हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है। इन सब का अलग अलग पहले डिटेल थोड़ा पता करके उसके बाद में इनके संबंध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अपभ्रंश भाषा, जैसे हमने मध्यकालीन आर्य भाषा में अपभ्रंश का वैसे हम कर चुके हैं, परंतु फिर भी इनका संबंध करेंगे, इसलिए आज थोड़ा सा अपभ्रंश भाषा के बारे में पढ़ेंगे। और अपभ्रंश भाषा की विशेषताएं स्पेशल हमारे सिलेबस में यह है, हेडिंग है, तो इसलिए मैंने सोचा स्पेशल मैं आपको विशेषताएं करवा दूं। तो अपभ्रंश भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है, अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश भाषा में दो वचन और दो ही लिंग होते हैं। जैसे संस्कृत में 3 वचन और 3 लिंग होते हैं, परंतु अपभ्रंश में और हिंदी में भी भाषा में 2 वचन और 2 ही लिंग होते हैं। थर्ड है, अपभ्रंश को ऊकार बहुला भाषा कहा जाता है। इसमें ऊकार बहुला भाषा कहा जाता है। फिर है अवहट, अपभ्रंश का ही एक परिवर्तित रूप है। मीन्स अपभ्रंश से ही अवहट आया है, तो यह अवहट है जो अपभ्रंश का ही एक परिवर्तित रूप है। अपभ्रंश को अवहट नाम ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में दिया। अपभ्रंश को अवहट नाम ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में दिया। नेक्स्ट है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं की बीच की कड़ी को अवहट भाषा कहा है। तो यह क्वेश्चन कई बार पीछे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, यह और यह भी, जैसे अपभ्रंश को अवहट नाम ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में दिया है, ये भी आया हुआ है, और यह क्वेश्चन तो कई बार आया हुआ है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बीच की कड़ी को अवहट कहा है। फिर है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है पंतजलि ने अपनी रचना महाभाष्य में किया। यह भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नेक्स्ट है, यह मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं की बीच की भाषा है। कौन सी? अपभ्रंश भाषा। ठीक है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिले हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसर्गों का प्रयोग होने लगा था। अब वियोगात्मक और संयोगात्मक क्या होता है? वियोगात्मक में क्या है, जो प्रत्यय है वो अलग से लगाया जाता है, और संयोगात्मक में प्रत्यय साथ ही प्रयोग होता है। तो इस तरह से अपभ्रंश जो भाषा है इसमें यह वियोगात्मक है, और इसमें अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसर्गों का प्रयोग होता है।
उपसर्गों या प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो यह कि हमने अपभ्रंश की विशेषताएं, इसको हमने लर्न नहीं करना, मीन्स हमने कोई थ्योरी नहीं लिखनी, इसको सिर्फ आपको समझना है और अगर इससे रिलेटेड कोई पॉइंट आ जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए, बस इतना ही करना है। ठीक है, अब आगे हम करेंगे अवहट और पुरानी हिंदी के बारे में। हाँ जी, तो अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध बताने से पहले मैंने अपभ्रंश भाषा की विशेषताएं बताई है। अब हम थोड़ा सा अवहट भाषा के बारे में बात करेंगे और उसके बाद पुरानी हिंदी के बारे में। तो अवहट भाषा, अवहट अपभ्रंश का ही एक परिवर्तित रूप है। अवहट अपभ्रंश का ही एक बदला हुआ रूप है और यह अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की भाषा है। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक आने वाली, मतलब अपभ्रंश के बाद जो आधुनिक समय की जो भाषाएं थी उसके बीच की भाषा है। कौन सी? अवहट। तो इसका समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाता है, परंतु साहित्य में इसका प्रयोग बाद तक, मीन्स 14वीं शताब्दी तक होता रहा है। और अब्दुल रहमान ने संदेश रासक में अवहट भाषा का प्रयोग किया है। तो यह शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, पूछ सकते हैं। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक में कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? अवहट भाषा का प्रयोग किया था, उल्लेख किया था। विद्यापति ने कीर्तिलता में कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? अवहट। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से वो पूछ सकते हैं कि संदेश रासक में कौन सी भाषा का प्रयोग था, कीर्तिलता में कौन सी भाषा का प्रयोग था। तो इस तरह से हमें याद करना है कि इसमें अवहट भाषा का प्रयोग किया गया था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट को एक ही भाषा माना है। अब इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किसने अपभ्रंश और अवहट को एक ही भाषा माना है? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हमें इस चीज को मीन्स तैयार कर लर्न करना है कि इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब हम बात करेंगे पुरानी हिंदी की। पुरानी हिंदी, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद आगे पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी से फिर खड़ी बोली और फिर हिंदी। तो पुरानी हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पुरानी हिंदी से हमारा मतलब है अपभ्रंश अवहट के बाद की भाषा। अपभ्रंश फिर अवहट, उसके बाद की भाषा जो है वो है पुरानी हिंदी। तो हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है। ठीक है, यह वह काल है, यह वह समय था जब अपभ्रंश अवहट का प्रभाव हिंदी पर था और हिंदी की बोलियों के स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे। तब तक उस समय हिंदी की बोलियों के जो स्वरूप है स्पष्ट रूप से विकसित नहीं हुए थे। इसलिए मध्यकालीन आर्य भाषाओं की उत्तराधिकारिणी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। क्योंकि यह मध्यकालीन आर्य भाषाएं कौन सी थी? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और उनकी उत्तराधिकारिणी कौन सी भाषा है? आधुनिक भाषा में हिंदी भाषा सर्वोपरि है। तो सबसे पहले कौन सी भाषा थी? वैदिक संस्कृत, जो प्राचीन आर्य भाषा के समय की बात कर रहे हैं हम। वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद आ गया फिर अवहट रूप। ठीक है, और अवहट के बाद आ गया फिर पुरानी हिंदी। अब आप उसके बाद क्या आ जाएगा? फिर पुरानी हिंदी में आधुनिक समय की बात करेंगे हम, खड़ी बोली, और खड़ी बोली में हम फिर हिंदी में आ जाएंगे। तो अब हमने बात की अपभ्रंश भाषा की, अवहट भाषा की, पुरानी हिंदी की। अब हम आगे इसका संबंध के बारे में बात करेंगे। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी के अब हम संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, अपभ्रंश का प्रयोग 12वीं शताब्दी के बाद तक साहित्य में होता रहा।
ठीक है। किंतु 1000 ईस्वी तक के आते हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। मीन्स अपभ्रंश का जो प्रयोग है वो 12वीं शताब्दी के बाद 14वीं शताब्दी तक होता रहा है वैसे, परंतु 1000 ईस्वी तक आते आते हिंदी का प्रयोग भी शुरू हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के तत्सम शब्दों को हिंदी ने ग्रहण किया। अपभ्रंश के तत्सम शब्दों को नहीं, तत्भव शब्दों को हिंदी ने ग्रहण किया, न ही तत्सम और न ही देशज, सिर्फ तत्भव शब्दों को हिंदी ने ग्रहण किया। अच्छा, नह, मह, लह अपभ्रंश में संयुक्त व्यंजन थे जो हिंदी में आकर न, म, ल के महाप्राण रूप हो गए और अब यह संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन बन गए। नेक्स्ट है, काव्य में प्रयोग भाषा को अपभ्रंश कहा जाता है तथा बोलचाल की उस समय की भाषा को देश भाषा कहा जाता था। काव्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा को अपभ्रंश कहा जाता था और आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जाने वाली भाषा को देश भाषा कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के कुछ उदाहरण आचार्य शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिए हैं जो पुरानी हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश के कुछ उदाहरणों का प्रयोग किया है जो पुरानी हिंदी के स्वरूप को दिखाते हैं, शो करते हैं। ठीक है। हिंदी का विकास अपभ्रंश के आधार पर ही हुआ है। अपभ्रंश से अवहट और फिर हिंदी का विकास हुआ। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एचटेट, सीटेट, नेट में भी आ सकता है कि चंद्रधर शर्मा ने परवर्ती अपभ्रंश को ही, मतलब अपभ्रंश का बदले हुए रूप को ही पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है। तो यह पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है और यह सिर्फ नेट में ही नहीं, इसके साथ साथ एचटेट, सीटेट में भी इसका प्रयोग होगा। अब कुछ पॉइंट और है इसके साथ। हाँ जी, आगे है नेक्स्ट, हिंदी के सर्वनाम अपभ्रंश से ही विकसित हुए हैं। जैसे हूँ, हूँ से हम, हिंदी में हम हो गया। इसी तरह मई, माँ हो गया। मुझ, मुझे। तू, तुम, तू, तू। सो, वह या वो। तसो, उस, एह, यह आदि। इस तरह से हिंदी के सर्वनाम अपभ्रंश से ही विकसित हुए हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था अपभ्रंश में उकार, उकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में तुलसीदास कृत रामचरितमानस, केशवदास कृत वीर सिंह देवचरित, नरोत्तम दास कृत सुदामाचरित ऐसे चरित काव्य हैं जिनमें अपभ्रंश के चरित काव्य परंपरा दिखाई देती है। ये ऐसे चरित काव्य हैं तीनों कि इसमें अपभ्रंश के चरित काव्य परंपरा हमें दिखाई देती है। अपभ्रंश का कहा काव्य, कहा काव्य का अर्थ है कथा काव्य। अपभ्रंश का कहा काव्य एक प्रकार से पदबंध उपन्यास है, मीन्स गद्य नहीं, पदबद्ध उपन्यास है। परंतु आज हिंदी में उपन्यास कहानी का जो विकास है कहा काव्य अर्थात गद्य के रूप में हुआ है, जबकि अपभ्रंश में पद के रूप में हुआ था और हिंदी में यह गद्य के रूप में इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट है, तुक मिलाने की प्रवृत्ति। तुक मिलाने की प्रवृत्ति अंत्यानुप्रास अपभ्रंश साहित्य में मिलती है। तुक मिलाते हैं, लाइन के एंड वाला जो अक्षर है और सेकंड लाइन के एंड वाला अक्षर में जो तुक मिलता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। अपभ्रंश से ही इस प्रवृत्ति, यह प्रवृत्ति हिंदी साहित्य ने ग्रहण की। तो जो तुकबंदी का जो कार्य है, तुक मिलाने की जो प्रवृत्ति थी पहले अपभ्रंश में थी और अपभ्रंश से ही हिंदी ने यह ग्रहण की है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश साहित्य की भाव संबंधी एवं अभिव्यंजना शिल्प संबंधी अनेक ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसे हिंदी साहित्य ने ज्यों का त्यों अपना लिया है।
भाव संबंधी और अभिव्यंजना शिल्प संबंधी अनेक ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसको अपभ्रंश भाषा से हिंदी ने अपना लिया है। नेक्स्ट है दो छंदों को मिलाकर नया छंद बनाने की प्रवृत्ति। जो हिंदी में दो छंदों को मिला के नया छंद बनता है, यह प्रवृत्ति भी कहां से आई है? अपभ्रंश से। दो छंदों को मिलाकर नया छंद बनाने की जो प्रवृत्ति है अपभ्रंश से हिंदी में आई है। जैसे कुंडलियां, छप्पे, रोला, रूपमाला और पीयूष वर्षन और अरिल आदि जो छंद है, यह ऐसे छंद है जिसमें दो छंदों को मिलाकर छंद बनता है और यह जो प्रवृत्ति है अपभ्रंश से ही हिंदी में उद्घृत हुई है या हिंदी ने ग्रहण की है। ठीक है, तो यह था अपभ्रंश, आवहट और पुरानी हिंदी के संबंध के बारे में हमने बात की है। तो इसको आपको लर्न नहीं करना, रटना नहीं, सिर्फ समझना है। इससे संबंधित कोई भी पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको सॉल्व करना है, सिर्फ समझ कर करना है। ठीक है, और यह जो हमने आज टॉपिक किया है अपभ्रंश, आवहट और पुरानी हिंदी के संबंध के बारे में बात की है और उनके अपभ्रंश, आवहट और पुरानी हिंदी क्या मीनिंग के बारे में बात की। ये सब जो आज हमने चर्चा की है, यह नेट के एग्जाम के साथ साथ HTET, CTET के एग्जाम में भी यह टॉपिक आपके काम आएगा और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और बच्चों मन लगाकर तैयारी करो और अपना एग्जाम क्लियर करो। ठीक है, थैंक यू।